मित्रांनो, आता वेळ आहे आपल्या शेवटच्या टॉपिकची आणि गेस्ट स्पीकरची. आपण सगळ्यांनी एक वाक्य लहानपणापासून नेहमीच ऐकलं असेल, की भारत हा एक विकसनशील देश आहे. इंडिया इज अ डेव्हलपिंग कंट्री. आपल्यापैकी बऱ्याच जणांच्या आजोबांनी सुद्धा हे शाळेत वाक्य ऐकलं असेल, वडिलांनी, तुम्ही स्वतः आणि कदाचित नेक्स्ट जनरेशननी सुद्धा. पण आपल्या मनात हा विचार आला असेल, की अरे किती पिढ्यांनी हेच वाक्य ऐकत राहायचं. इंडिया इज अ डेव्हलपिंग कंट्री, तर डेव्हलपिंगवरून डेव्हलप्डवरती आपण कधी जाणार आहोत का नाही? तर आपला देश खरंच बदलतोय का, हे जाणून घेण्यासाठी आपण पुढच्या टॉपिकवर डिस्कस करण्यासाठी पुढच्या गेस्टला आपण बोलूयात. आणि त्यांचं इंट्रोडक्शन करण्यासाठी मी पिफा पास्ट प्रेसिडेंट आणि पिफा पेट्रन मेंबर मिस्टर संदीप भूशेट्टी यांना मंचावर येण्याची विनंती करतो. टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूयात संदीप भूशेट्टी सरांचं. नमस्कार पुणेकर. प्रथमतः मी आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो की आजच्या पिफा स्मार्ट मनी सेमिनारसाठी प्रचंड मोठा प्रतिसाद आपण सगळ्यांनी आज दिलेला आहे. जवळपास 900पेक्षा जास्त पुणेकरांनी या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन केलं होतं. प्रथमतः आपण सगळ्यांना या ठिकाणी आपण आल्याबद्दल आभार प्रगट करूया. आता जे 2 प्रेझेंटेशन झालेली आहेत, या 2 प्रेझेंटेशनमध्ये आपण SIPचं महत्त्व आणि आपण प्रलोभनांपासून दूर कसं राहायला पाहिजे, या 2 विषयांवरती एक्सपर्ट्सचे ओपिनियन्स बघितले. आता मूळ प्रश्न येतो की आज इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी योग्य वेळ आहे का? तर आपले जे तिसरे प्रेझेंटेशन करणारे गेस्ट आहेत, त्यांचा विषय आहे चेंज इज ओनली कॉन्स्टंट, हमारा देश बदल रहा है. मला असं वाटतं की जवळपास 77-78 वर्ष झाली आहे आपल्या देशाला स्वातंत्र्य होऊन, आणि गेल्या 10-15-20 वर्षामध्ये जो काही बदल आपण आपल्या शहरामध्ये बघतोय, आपल्या राज्यामध्ये बघतोय, आपल्या देशामध्ये बघतोय, हा सिनियर सिटिझन्सला जास्त मोठ्या प्रमाणात जाणवत असेल. जे वर्ष 30 ते 50 वर्ष या कॅटेगरीमध्ये आहेत, त्यांना निश्चितच काही प्रमाणामध्ये हा बदल जाणवत असेल. तरुण पिढीला कदाचित हा बदल पटकन लक्षात येणार नाही. पण इन्व्हेस्टमेंट फील्डमध्ये सुद्धा या बदलाला फार मोठं महत्त्व आहे, आणि या बदलाचा फायदा आपल्याला इन्व्हेस्टमेंटमध्ये कसा घेता येईल, याचा पुरेपूर फायदा घेत आपण आपली संपत्ती निर्मिती कशी करू शकतो, या विषयावर आज आपल्याकडे खूप नॉलेजेबल गेस्ट आलेले आहेत. प्रुडेन्शियल ICICIकडनं श्री चिंतन हरिया हे प्रोडक्ट अँड इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीचे हेड आहेत. यांचं वैशिष्ट्य असं आहे की जी काही प्रोडक्ट्स म्युच्युअल फंडाकडनं येतात, आणि स्पेसिफिकली प्रुडेन्शियल ICICI म्युच्युअल फंडाकडनं जे प्रोडक्ट्स येतात, त्या प्रोडक्ट्सच्या मूळ गाभ्याची तयारी किंवा त्या विषयाला पुढे आणण्याचं काम चिंतनजी करतात. ही इज अ व्हेरी एक्सपर्ट पर्सन इन अ व्हेरी डिफरंट एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड. 2005 साली यांनी या क्षेत्रामध्ये पदार्पण केलं, आणि प्रुडेन्शियल ICICI ही म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीमधली अत्यंत नावाजलेली कंपनी. त्यांचे सगळे प्रोडक्ट्स हे इन्व्हेस्टरला प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये रिटर्न देऊन जातात, आणि त्यामागे ही अतिशय थिंकिंग करणारी टीम प्रुडेन्शियल ICICIकडे आहे. तर मी आज चिंतन हरिया सरांना विनंती करतो कि सर, हमारा देश सही में बदल रहा है और इसका फ़ायदा म्यूचुअल फंड सही ये कैंपेन के थ्रू हमें कैसे लेना चाहिए और हर इन्वेस्टर्स ने कैसे इसका बेनिफिट लेना चाहिए. आई विल इन्वाइट यू ऑन द स्टेज फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू. Thank you. Thank you. It's amazing to see. बहुत अच्छा लग रहा है इतने लोगों को देखकर. पर पिछले 2 प्रवक्ताओं ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है. हमने शुरुआत की थी, दस्तूर जी ने कहा कि SIP बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज बहुत खुशी की बात है कि 10 साल पहले SIP की जो मंथली SIP की जो दर थी वो शायद 3,000 करोड़ से भी कम थी. आज 17,000 करोड़ पे SIP की दर हो चुकी है. ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए. और उन्होंने एक बात और कही थी, डिसिप्लिन. दूसरे प्रवक्ता ने कहा था कि टेम्पटेशन एंड ट्रस्ट, और दूसरा कि हम अपने खुद के जो सबसे बड़े
एनिमी है। तो जो डिसिप्लिन की बात आती है, तो डिसिप्लिन हमें सबसे पहले कौन सिखाता है लाइफ में? हम लाइफ में स्कूल में जाते हैं, टीचर्स हमें सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाती है। टीचर्स के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। मैं मेरी ज़िंदगी में एकेडमिक तो हुई, कुछ 5-6 डिग्रियां हैं, अच्छा हुआ उन्होंने आज वर्णन नहीं किया वरना मेरा इंट्रोडक्शन ही लंबा हो जाता है, मेरा टाइम चला जाता। पर टीचर्स के बिना हम कुछ भी नहीं है, तो टीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन सिखाने के लिए। माँ बाप तो सिखाते ही है। दूसरा, जब हम बीमार पड़ते हैं, आजकल एक प्रचलन चल गया है, गूगल पे देख लिया कि ये दवाई ले ली। डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फिजिकली कुछ होता है, हमें कुछ दर्द होता है, तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स के लिए भी एक तालियां हो जाए। हमारे जीवन में कोविड काल में डॉक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसके पहले भी उसके बाद भी करते रहेंगे। और तीसरा, जो कुछ अभी मैं जस्ट क्रॉस 40 ईयर्स, मुझे 40 साल जस्ट हुए हैं, तो आध्यात्म की तरफ ज़रूर थोड़ा रुझान बढ़ रहा है। तो ऐसा कहा गया है कि जब हम दुविधा में होते हैं जीवन में, तो एक आध्यात्मिक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमें गुरु मार्ग दिखाते हैं, सही मार्ग, सही और गलत में चूज करने में मार्ग दिखाते हैं। तो गुरु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके भी गुरु है उनके लिए भी तालियां हो जाए। और ये तीनों चीज़ों के बाद एक चीज़ जो होती है वो इन्वेस्टमेंट, निवेश। निवेश जब हम करते हैं तो हम खुद करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें कोई एडवाइज़र चाहिए, कोई आईएफए चाहिए, कोई एक सलाहकार चाहिए। ये चीज़ हम नज़रअंदाज ज़रूर कर जाते हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पर आईएफए निवेशक हैं, जितने भी देश भर में मेहनत कर रहे हैं कि आपके लिए सही क्या है, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं, फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, हम आपका पैसा अच्छे से मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं कि रिस्क कम लेकर आपके लिए ज़्यादा रिटर्न बनाए। और वो रिटर्न कैसे बनता है उसके बारे में इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। पर जो भी आईएफएस है, थैंक यू, जो भी आईएफएस है उनके लिए सबसे बड़ी तालियां हो जाए, क्योंकि उनके बगैर ना आप यहाँ पर होते ना हम यहाँ पर होते। तो हमने जीवन में और बहुत ही अच्छा वर्णन दिया, मेरा बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि बहुत सारे हम प्रोडक्ट्स लाते हैं, बहुत सारे फीचर्स लाते हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर फीचर्स की जो मांग आती है वो भी आईएफएस के थ्रू ही आती है। वो हमें गाइडेंस भी देते हैं कि ऐसा करेंगे तो लोगों के लिए और अच्छा होगा। तो उसके लिए भी शुक्रिया करना चाहूँगा। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। मुझे पता है हम समय से ज़्यादा हो चुके हैं, आपको काफ़ी लोगों को घर पे भी जाना होगा। और प्रीवियस 2 प्रवक्ताओं ने कहा बीबीओ का परमिशन, तो मैं तो मेरे बीबीओ बच्चों के साथ ही आया हूँ, तो मेरे को भी मैंने 8 बजे का टाइम दिया था, तो 8 बजे तो मैं नहीं पहुँचने वाला, पर फिर भी ठीक है। चेंज इज़ द ओनली परमानेंट। मेरे को 18 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री में। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद मैंने ज्वाइन किया था, और इसी इंडस्ट्री में आईसीआईसीआई में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैंने सीखी है कि हम पैसा मैनेज करते हैं, एडवाइजर्स आपका पैसा, आपने जो मेहनत करके कमाया उसको लाते हैं, हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या मार्केट में निवेश करते हैं। हम रिस्क मैनेजर्स हैं। पर आपका जो पैसा बनता है वो मूल तौर पर बनता कैसे है, अगर हम ये समझ लेंगे, फिर ये जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, और पिछले 2 प्रवक्ताओं ने अच्छे से बताया है कि वॉर्स होते रहते हैं। पिछले 30 सालों में बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, पिछले 30 सालों में बहुत सारी सरकारें आई है, गई है। भारत की गति को कोई बदल नहीं सका है। तो आपका जो पैसा बनता है उसकी मूल धारा कहाँ पर है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द मनी दैट यू मेक? लेट्स डिस्कस दैट। जब ये आप चार्ट देखते हो, आपको क्या लग रहा है, ये चार्ट क्या दर्शा रहा है? एनी क्विक गेसेस, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, हमारे पास टाइम की कमी है। ये चार्ट आपको क्या लग रहा है, क्या दर्शा रहा है? ग्रोथ। किस चीज का ग्रोथ है? किसी ने कहा जीडीपी, बिल्कुल सही। ये भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी, घरेलू सकल उत्पाद उसे कहा जाता है, उसका ग्रोथ है। अगर आप जीडीपी को सही मायने में समझना चाहते हो, जीडीपी होता क्या है? आप और हम जो भी चीज़ खरीदते हैं, जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, उसको अगर जोड़ दिया जाए तो उसका भारत की जीडीपी पे रिफ्लेक्शन होता है। 1992 से लेकर 2023 तक की जीडीपी अगर हम देखें, 30 साल सरकारें आई गई, वॉर्स हुए, यूरोप में कभी मंदी आई, अमेरिका में कभी मंदी आई, चीन में भी उतार चढ़ाव होते रहे, भारत की भी जो अर्थव्यवस्था है उसमें उतार चढ़ाव होती रही, पर हमारी जो जीडीपी की गति है और ग्रोथ है वो चलती रही। ये आगे के अगर जो 11-12% से अगर हम ग्रो होंगे
तो आज की जो हमारी जीडीपी 300 लाख करोड़ के 310 लाख करोड़ है आज, वो बढ़कर हो जाएगी 600 लाख करोड़। जो जेपी जी ने कहा था कि 2003 में हमारी जो जीडीपी थी करीबन 30 लाख करोड़ थी, आज 300 लाख करोड़ है, तो 10 गुना हो चुकी है पिछले 20 सालों में। और ये मैंने कोशिश की है क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा कहा जाता है कि जो चीन था वो भारत है, और चीन की जो गति हुई अगर भारत की होगी तो हम कहाँ पर होंगे। तो हमने कोशिश की है कि जो चीन था 1995 में, अगर हम भारत की 2004 की गति को चालू करें तो चीन इतना बढ़ गया कि आज 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो चुकी है। भारत की इकोनॉमी आज करीबन 4 ट्रिलियन डॉलर की है। डेवलपिंग देश है जैसा कहा गया है। अभी तो हम डेवलप हो रहे हैं, फिर भी विश्व के सबसे 5वें बड़े देश में आ गए हैं। जब हम डेवलप हो जाएंगे तभी हम चोटी पे आने की भी कोशिश करेंगे। पर ये जो गति है, ये गति रुकने वाली नहीं है। चाइना की गति रुक चुकी है, भारत की गति रुकेगी नहीं। उसके 2 बड़े कारण हैं, शायद आगे प्रेजेंटेशन में वो चार्ट्स भी आएंगे। हमारी जो आबादी है वो आज 140 करोड़ है। चाइना की आबादी पिछले साल पीक हो चुकी है 140 करोड़ की। हम 140 करोड़ से 160 करोड़ की आबादी हो जाएंगे 2050 तक। हमारी जो उम्र है, एवरेज एज, वो 28 या 27 साल की है। आप याद कीजिए जेपी जी का प्रेजेंटेशन और उनके पहले दस्तूर जी का प्रेजेंटेशन, कि अगर हम शुरुआत जल्दी करते हैं, एक 25 साल का इन्वेस्टर अगर शुरुआत करता है तो उसको सिर्फ कम पैसे में उसकी जो ग्रोथ होती है। वैसे ही हम आज भारत बहुत ही एक यंग देश होने के कारण और जो इन्वेस्टमेंट का दौर भारत में बढ़ रहा है उसके कारण जो अगले 30 साल में ग्रोथ होगी उसका पूरा फायदा हमें मिलेगा, देश को भी मिलेगा, ऐसे हम आशा करते हैं। तो जो पैसा बनता है, आप कहोगे जीडीपी तो बढ़ गई, पर जीडीपी का क्या लेना देना है हमारे रिटर्न से? आपका रिटर्न का सबसे ज्यादा लेना देना है जीडीपी से, क्योंकि जीडीपी जैसे कि मैंने कहा, एक जो देश में आर्थिक बाइंग सेलिंग होता है उसको जीडीपी में जोड़ दिया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, जब जीडीपी बढ़ती है तभी गाड़ियां हम सब ने खरीदे। इन्होंने कहा था कि लोग महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, मैंने आज तक मेरे लाइफ में कभी गाड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मुझे लगता है वो एक एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर अभी बच्चों के प्रेशर में लेनी पड़ेगी पर अगर हम जीडीपी की बात करें तो भारत में आज से 10 साल पहले 20 लाख गाड़ियां बिकती थी। आज भारत में कितनी गाड़ियां बिकती है? एनीवन एज एन आंसर? कितनी गाड़ियां बिकती है भारत में आज? 40 लाख। चीन की आबादी भारत जितनी है, चीन हमसे 6 गुना बड़ा है। चीन में कितनी गाड़ियां बिकती है? ये साल चीन में कितनी गाड़ियां बिकी? किसी ने 1.25 करोड़ का नंबर दिया। इंडिया में 40 लाख गाड़ियां इस साल बिकी है, चीन में 2.6 करोड़ कार्स बिकी थी 2022 में जब लॉकडाउन था। 2019 4 साल पहले, लॉकडाउन के पहले, चीन में 3 करोड़ गाड़ियां बिकी। मैं ये गाड़ियों के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले भारत में 20 लाख गाड़ियां बिकी, आज 40 लाख, और अगर अगले 5, 10, 15 सालों की बात करें तो शायद हम भी 1 करोड़ 1.25 करोड़ के फिगर पे पहुंचेंगे। उसमें कोई हमें डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही देश बढ़ता है, ऐसे ही देश की जीडीपी बढ़ती है। उसका फायदा आपको कैसे मिलता है? गाड़ियां ज़्यादा, डिटर्जेंट्स ज़्यादा, चॉकलेट्स ज़्यादा, जो भी चीज़ अगर आप देखो तो आबादी बढ़ने के कारण और प्रगति होने के कारण, आबादी के साथ साथ आमदनी बढ़ने के कारण चीज़ों की बिक्री बढ़ जाती है। चीज़ों की बिक्री बढ़ती है तो उसके साथ साथ मुनाफा भी बढ़ता है। मुनाफा बढ़ने से मार्केट कैप, जो कंपनी का मूल्य है, जो एक एग्जाम्पल दिया था मारुति के शेयर का, शायद दस्तूर जी ने या जेपी जी ने, कि आपने गाड़ी ना खरीद के अगर मारुति के शेयर में डाला होता तो XYZ बना होता। वो ट्रू है हर सेक्टर, हर क्षेत्र में। और आपका जो मार्केट कैप क्रिएशन होता है वो सेल्स और मुनाफा बढ़ने से होता है। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की भी मैं बात करने जाऊंगा, पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पहले ये जो एक सिंपल तरीका है बताने का कि जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी के साथ साथ बिक्री बढ़ती है, बिक्री के साथ साथ आपका मुनाफा बढ़ता है, मुनाफे के साथ साथ मूल्य बढ़ता है, और मूल्य बढ़ता है यानी कि आपकी एनएवी बढ़ती है म्यूचुअल फंड्स की, और म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती है तो आपकी वृद्धि होती है। तो हम एक जरिया है भारत की प्रगति को आप तक लाने के लिए। सिर्फ हम एक चीज करते हैं, जो स्टॉक हमें लगता है कि आगे अच्छा करने वाला है, जिसका वैल्यूएशन, जो भाव की बात कर रहे थे जेपी सर, कि वैल्यूएशन जिसका अच्छा है उसे हम रखते हैं। जिसका वैल्यूएशन हमें समझ में नहीं आता उसे हम नहीं लेते। वैल्यूएशन के टाइम पर एक कहना चाहूँगा कि बहुत सारी बार
अच्छे अच्छे स्टॉक भी बहुत महंगे हो जाते हैं। आप उसे आपके पोर्टफोलियो में ना लेकर अगर सस्ते स्टॉक लेते हैं जो अच्छा करेंगे, तो आपका लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो अच्छा करेगा। उसे म्यूचुअल फंड्स कोशिश करते हैं कि आपके लिए महंगे स्टॉक ना लेकर सस्ते स्टॉक ले। सस्ता मतलब वैल्यूएशन में सस्ता नहीं, पर जिसमें स्कोप अच्छा है। और भारत की जीडीपी के साथ साथ मार्केट कैप बढ़ता है, ये भी ये चार्ट दर्शा रहा है। तो जैसे जैसे भारत की जो जीडीपी है वो 300 लाख करोड़ से 600 लाख करोड़ होगी, तो वैसे वैसे मार्केट कैप भी बढ़ना चाहिए। अभी मार्केट कैप एक साथ नहीं बढ़ेगा, कभी उतार चढ़ाव होते रहेंगे, पर ओवरऑल बढ़ता रहेगा। जो देश बदल रहा है उसका एक सबसे बड़ा और अच्छा जो चार्ट है वो आपके सामने है कि हर पहलू पे अगर हम देखें तो भारत आज उभर कर आ रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। ठीक है, हमारे अगर आज की करंट अकाउंट डेफिसिट, एक समय था जब हम सोच रहे थे कि हमारे पास डॉलर्स कहाँ पर आएंगे, हम भारत की प्रगति कहाँ से कर पाएंगे, हमारे पास डॉलर्स कहाँ से आएंगे। आज ये खुशी हो रही है बात करके कि भारतीय प्रवासी भारतीय यानी कि जो इंडियंस इंडिया के बाहर रह रहे हैं वो 125 बिलियन डॉलर यानी कि करीबन करीबन 10 लाख करोड़ हर साल इंडिया में वापस भेज रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी ये जो नंबर है वो विश्व में सबसे बड़ा है। इसके बाद 125 बिलियन डॉलर के बाद 66 बिलियन डॉलर 66 बिलियन डॉलर मेक्सिको का है। तो आप सोचो भारत कितना आगे है, ये पैसा जो भारतीय लोग बाहर है वो पैसा लाने में। और आज विश्व के जितने भी बड़े देश हैं, जापान हो, रशिया हो, अमेरिका हो, उनको एक मार्केट के तौर पर इंडिया बहुत ही अच्छा लग रहा है और उसके कारण वो हमारे साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं। तो ये जो बदलाव है उसका भी हमें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है हर चीज़ में। ये जो मैं कह रहा था कि इंडिया में 125 बिलियन डॉलर, उसके बाद मेक्सिको और उसके बाद चाइना। समय की किल्लत के कारण मैं सभी चीज़ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है पर कैपिटा इनकम, जो मैं कह रहा था आबादी के साथ आमदनी भी बढ़ रही है। आप इसका चार्ट देखिए, भारत की आबादी ब्लू लाइन है और भारत की जो आमदनी है, आबादी तो बढ़ रही है पर उसी के साथ साथ 2003 में 20,000 रुपये प्रति जो पर कैपिटा इनकम थी आज बढ़कर करीबन करीबन 2 लाख रुपए हो चुकी है, जो $2,500 कहा जाता है। इससे होता यह है कि हर चीज़ की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ज़्यादा घर बिकते हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती है, उसी के साथ साथ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और पूरा जो वर्चुअस साइकिल है, जैसे जैसे लोग ज़्यादा तादाद में चीज़ें खरीदते हैं उस चीज़ से जो फास्ट ग्रोथ आता है उससे कॉरपोरेट ग्रोथ होता है। और एक चीज़ फॉर्मलाइजेशन की कही थी, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद भारत में जो कंपनियां फॉर्मल मैकेनिज्म में है, बड़ी कंपनियां और बड़ी होती जा रही है और ज़्यादातर ये बड़ी कंपनियां लिस्टेड स्पेस में होती है। तो आपका जो पैसा लिस्टेड स्पेस में आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश कर रहे हो, उसका सबसे बड़ा फायदा आपको मिल रहा है ये फॉर्मलाइजेशन का। तो ये जो ग्रोथ पिछले 4-7 साल, 8 साल लगातार 8 साल से जो निफ्टी का रिटर्न है वो पॉजिटिव रहा है, सेंसेक्स का रिटर्न है, भारतीय मार्केट का रिटर्न पॉजिटिव रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो वर्चुअस साइकिल है, 35 लाख शादियाँ, 40 लाख गाड़ियाँ और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये नंबर्स है, ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे। मार्केट स्ट्रेट लाइन में जाएगा हमेशा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मार्केट में नेगेटिव रिटर्न आएगा, वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि नेगेटिव रिटर्न नहीं आएगा। पर ये जो ग्रोथ है, मैं पिछले 1 महीने में करीबन 12 से 14 भारतीय सिटीज़ में गया हूँ, कोयम्बतूर, कोलकाता, गुजरात की 3 सिटी, आगरा। हर सिटी में मैं जब जाता हूँ तो एक तो होता है कि बम्बई के मुकाबले हवा भी अच्छी है, पानी भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है, वो पक्का है। पर उसके अलावा जो लोगों का कॉन्फिडेंस है, जो बिजनेसेस है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो एक सिर्फ बॉम्बे में या पुणे में, ये तो बड़े शहर है, पर जो छोटे शहर है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। और इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया और भारत, जो पूरा भारतवर्ष है, उसमें ग्रोथ के कारण उसका फायदा हमें मिल रहा है मार्केट में भी। किसी भी देश की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका बैंकिंग सेक्टर। और आज अगर हम विश्व में देखें तो शायद कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, भारत की जो बैंकिंग अर्थव्यवस्था है, रेगुलेशन के मामले में और जो बैंक्स की सेहत है, वो दोनों मामले में काफ़ी स्ट्रांग है। तो यहाँ से अगर हमें 12% ग्रो होना है हर साल या 11 से 12% ग्रो होना है हर साल, तो हमारे बैंक्स के पास क्षमता है कि मार्केट से पैसा उठाए और लेंडिंग करे। और जैसे कि देखा जा रहा है कि पिछले काफ़ी सालों से
क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है, और जैसे जैसे ग्रो होगी इकोनॉमी वैसे वैसे बैंक्स को भी अच्छा होगा। ये सब होने के बाद भी एक चीज जो आज बदल रही है पर पूरी तरह से नहीं बदली है, वो है निवेशकों का इक्विटी मार्केट्स में निवेश। भारत के जो अगर टोटल सेविंग है आपकी और हमारी जो पूंजी है उसे जोड़ दिया जाए तो करीबन 880 लाख करोड़ रुपए की पूंजी होती है। वो 880 लाख करोड़ की पूंजी में सिर्फ 5% हिस्सा इक्विटी मार्केट्स में है। तो ये नंबर बढ़ रहा है, पर कंपेयर करें अगर अमेरिका के साथ तो अमेरिका में ये नंबर 40% पे है। हम शायद अमेरिका तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि काफ़ी विकसित देश है, पर अगर ये 5-6% बढ़कर 7-8% भी होता है तो एक हमारी मार्केट को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल जाता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का। एक चीज जो नहीं बदली वापस वो ये है कि शॉर्ट टर्म में पिछले 10-12 सालों में अगर हम देखें तो सोना यानी गोल्ड के तरफ लोगों का रुझान इक्विटी से कम हुआ है। इक्विटी की तरफ रुझान बढ़ा है, गोल्ड की तरफ कम हुआ है। ये एक जो चार्ट मैं आपको इसलिए दर्शाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा व्यू गोल्ड पे पॉजिटिव है। शायद आज पूरे दिन में गोल्ड के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है, सोने के ऊपर। जब अमेरिका ने अपने ब्याज दर घटाए हैं तभी तभी गोल्ड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ये चार्ट दिखा रहा है। ये दिखाना इसलिए चाह रहा था क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड शायद ना के बराबर हो। ज्वेलरी आप लेते हो पर गोल्ड शायद आपके ना के बराबर हो। तो 2 या 3 तरीके हैं आप गोल्ड में निवेश करो, पर मल्टी एसेट कैटेगरी जो है उसके द्वारा आप जरूर गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हो। इक्विटी और गोल्ड उसमें आपको साथ में मिल जाता है डेट के साथ। हमारा देश बदल रहा है, उसका इससे सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? 1986 में जो सेंसेक्स था उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग था। जैसे कि जेपी जी ने भी कहा था कि वो एक दौर था जब चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग में दबदबा था उतना बड़ा नहीं था, और भारत में हम जो चीज़ें कंज्यूम करते थे भारत में ही बनती थी ज़्यादातर। तो जो 30 स्टॉक थे सेंसेक्स में सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थे ज़्यादातर। आज कोई भी बैंक नहीं था, कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं थी। आज अगर हम देखेंगे तो भारत में सर्विसेज, बैंक्स और जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो ज़्यादा है, पर मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होने के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां कम हो चुकी है। तो ये भी एक बदलाव आया है। आगे जाकर न्यू एज टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग की कुछ कंपनियां ज़रूर आएगी, पर ये बदलाव हमें दिख रहा है पिछले 40-50 सालों में। एक चीज़ कही गई थी कि 100 रुपये वाला सेंसेक्स 70,000 हुआ है, यानी कि 700 गुना। आप अगर उसमें डिविडेंड जोड़ देते हो, हर साल जो कंपनियों का डिविडेंड आता है, तो 100 रुपये वाला सेंसेक्स 1,06,000 के आसपास है। तो 700 गुना नहीं, 1000 गुना सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है पिछले 30 सालों में, 40 सालों में, माफ कीजिएगा 44 सालों में। और एक चीज जो बदल रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक जमाना था 2005 से 2010 में डीलिंग डेस्क पे बैठता था आईसीआईसीआई में, जहाँ पर बाइंग सेलिंग होता है। फॉरेनर्स की सेलिंग आती थी, हमारी मार्केट नीचे आ जाती थी। फॉरेनर्स की सेलिंग बहुत आती थी, और म्यूचुअल फंड्स कभी बड़े नहीं थे। म्यूचुअल फंड्स भारत देश की जो मार्केट कैप की मूल्य थी, मार्केट की मूल्य थी, उसका 1% से भी कम हिस्सा था। आज म्यूचुअल फंड्स करीबन 9% हिस्सा है मार्केट का। तो म्यूचुअल फंड्स आज काफ़ी बड़े हो चुके हैं इक्विटी मार्केट्स में, और आपका उसमें जो योगदान है वो सबसे बड़ा रहा है, क्योंकि 17,000 करोड़ अगर हर महीने आते हैं तो आप सोच सकते हो करीबन 2-2.25 लाख आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के द्वारा आ रहा है। ये एक चीज़ दिखाना चाहता था। 2008 हमारे मार्केट में कहा जाता है हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इट सेल्फ बट इट राइम्स, पर 2008 और 2021-22 में अगर हम देखेंगे हिस्ट्री रिपीट भी हुई, राइम भी हुई इन टर्म्स ऑफ फॉरेनर्स सेलिंग। 15 लाख करोड़ 20% हिस्सा भारत का फॉरेनर्स के पास था, उन्होंने 5% 75,000 करोड़ बेचे, मार्केट गिरी 56%। ऐसा ही माहौल 2021-22 में हुआ था, पर हमें पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब उन्होंने 3 लाख करोड़ बेचे, 5% हिस्सा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए खड़े थे, आपका पैसा था उनके पास, हमारी मार्केट सिर्फ 10% गिरी। तो जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है ये है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो मार्केट पे म्यूचुअल फंड्स पे विश्वास है, उसके कारण बाजार की जो गिरने की गति है वो कम होने के कारण एक विश्वास, एक स्टेबिलिटी होता है। अगर बाजार तभी 30-40% गिरा होता, आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में से पैसा निकालने की कोशिश करते, क्योंकि
हम 5-10% की गिरावट तो झेल सकते हैं, पर जब 30-40% गिरावट होता है, टेम्पटेशन, ह्यूमन ग्रीड एंड फियर शायद आप में से पैसा निकालना शुरू कर देते। फॉरेनर्स भी बेच रहे हैं, रिडेम्पशन भी हो रहा है, दोनों तरफ नुकसान हो सकता था, तो इससे हम बच गए तभी। कुछ पैरामीटर्स पे हम आज बहुत स्ट्रांग है, डिटेल में नहीं जाऊंगा समय की किल्लत के कारण। ये और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हमारे पेंशन फंड्स इक्विटी में निवेश नहीं करते थे, आज बदलाव होकर 2015-16 से पेंशन फंड्स इक्विटी में निवेश करना शुरू कर दिया है। 7 सालों में, 6 से 7 सालों में करीबन 1% भारत का हिस्सा पेंशन फंड्स के पास है। आप सोचिए 1981 में अमेरिका में जो बदलाव हुए, रूल्स बदलाव हुए, तो लोगों को निवेश करने का अपॉर्चुनिटी मिला 401 के, जो उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है। और 1980 से 2023 तक अमेरिका में एक बड़ा कल्चर आया इक्विटी का। 2015-16 में जब पेंशन फंड्स को एक अलाउ किया गया है निवेश करने का, ऑलरेडी 7 साल में 1% उन्होंने खरीद लिया है भारत का, और हर दिन हर महीने वो खरीद रहे हैं। तो एक सपोर्ट पेंशन फंड्स का भी जो है वो इक्विटी में मिल रहा है। लास्ट पार्ट इस श्रृंखला में, हर समय जब हम 10-10 हज़ार बढ़ते थे सेंसेक्स में, तभी विदेशी निवेशकों का पैसा इंपॉर्टेंट था। 60,000 से 70,000 जब हम बढ़े हैं, विदेशी निवेशकों ने 70,000 करोड़ बेचा है, और भारतीय निवेशक यानी कि आपने जो सपोर्ट दिया है 5 लाख करोड़ का, उसके वजह से मार्केट 10,000 चला है। सिप बुक की मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। म्यूचुअल फंड का AUM 2005 में मैंने जब शुरुआत की, AUM काफ़ी छोटा था, आज 50 लाख करोड़ के आसपास है म्यूचुअल फंड का AUM, और ये बढ़ते रहेगा। जो मैंने आबादी की बात की, चीन में स्लो डाउन और भारत में ग्रोथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो बदलाव है वो आपको और हमको आज समझ में नहीं आ रहा है, पर सबसे बड़ा बदलाव ये है कि चीन की आबादी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अभी घट रही है। 2050 तक इनफैक्ट उनकी आबादी 100 करोड़ की हो जाएगी। उनकी जो एवरेज एज है वो आज 37-38 है, वो तब तक 47-48 हो जाएगी। काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे वहाँ पर चीन में, और जो लोग डिपेंडेंट है वो बढ़ जाएंगे। इंडिया में अगले 30 साल तक जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बढ़ने वाली है, तो उसके कारण हमें कोई चीज़ की एटलीस्ट फ्रॉम अ यंग कंट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीन में 1000 लोगों के पीछे 258 गाड़ियां हैं, भारत में अभी भी 34 है। तो भारत में अगर हम देखें कि हम विश्व के 5वें सबसे बड़े तो हो चुके हैं, पर हर चीज़ में जो पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन, पर कैपिटा कार, हर चीज़ में हमें बहुत स्कोप है डिमांड इंक्रीज देखने का। अल्टीमेटली जब डिमांड इंक्रीज होता है कॉर्पोरेट्स को फायदा होता है, कॉर्पोरेट्स को जब फायदा होगा तो आप अगर निवेश अपना बनाए रखते हैं मार्केट में तो आपको उसका फायदा मिलेगा। ये मैंने जो कहा था कि 5 लाख गाड़ियां 2001, 20 लाख गाड़ियां 2011, और आज हम 40 लाख गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। आप जब भी, मैं रात को 11:30 की फ्लाइट ली थी कोयम्बतूर से बम्बई, 11:30 की फ्लाइट फुल। जहाँ पे भी आप फ्लाइट्स देखते हो फुल, तो वो भी एक दिखा रहा है कि भारतीय निवेशक काफ़ी, या भारत में काफ़ी एक बड़ा बदलाव आ रहा है। एक काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ मेरे जो प्रीवियस डिस्कशन जिन्होंने किया है। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए? मैं बम्बई से आता हूँ, शिवाजी पार्क एरिया में रहता हूँ, तो क्रिकेट ऑब्वियसली मेरे खून में ही आप कह लो। तो क्रिकेट की अगर बात करें तो अगर 11 प्लेयर्स हैं तो अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर, एक अच्छा विकेट कीपर और कैप्टन सभी इंपॉर्टेंट है, ऑलराउंडर भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पोर्टफोलियो में भी हर सलाहकार की अपनी एक तरह, एक स्टाइल होती है, आपकी एज एन इन्वेस्टर रिस्क एपिटाइट होती है। पर अगर हम जनरली देखें तो ये एक एलोकेशन है जो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएशन करने के लिए सही रहेगा। मैं पिछले 7 सालों से, मैं पहले 11 साल इन्वेस्टमेंट्स में था, 7 सालों से ये जो बिजनेस साइड पे हो, जो भी मैंने सीखा है, मुझे लग रहा है कि ये जो एक वैगन व्हील है, 40% बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड, 20% ब्लू चिप फ्लेक्सी कैप, वैल्यू और स्पेशल सिचुएशन फंड 20%, और 20% मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, सेक्टोरल फंड में अगर आप निवेश करते हो, कौन से फंड उसके भीतर आप सिलेक्ट करो, ऑफकोर्स आपको एडवाइजर बताएंगे, पर ये जो एक मिश्रण है, ये मिश्रण आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने के लिए काफ़ी सही रहेगा। पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। SIP आप
आपको आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए करनी चाहिए, जैसे ही पहले स्पीकर ने बताया था। पर सेल्फ स्टडी, नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नॉलेज के बगैर आप खुद कभी आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये जितनी भी बुक्स आपको दिख रही है, अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग टॉपिक्स पे है, पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर आपको कभी मन पड़े तो आप उसका प्रेस ही पढ़ के, जो भी आपको बुक ज़्यादा पसंद है आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो। कुछ बुक्स के तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 2 मिनट में मैं मेरे डिस्कशन को समाप्त करता हूँ। 10 मिनट बाकी है, पर 2 मिनट में कर दूंगा क्योंकि 8:15 हो चुके हैं। चिप वॉर्स 1970-1980 के दशक में क्रूड ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कच्चा तेल। तो जो कच्चे तेल को कंट्रोल करता था वो विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता था। आज की तारीख में आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सेमीकंडक्टर्स, राइट? सेमीकंडक्टर नहीं होते तो मैं इसमें बात नहीं कर पाता, वो प्रोजेक्टर, वो लाइट नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, राइट? तो अगर आपको सेमीकंडक्टर की दुनिया में क्या हो रहा है, अगर आपको उसके बारे में जानना है, तो जो चिप वॉर्स, क्रिस मिलर की जो बुक है, बहुत ही उम्दा बुक है। आपको बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स का भी समझ आएगी, और आपको ये भी समझ में आएगा कि अमेरिका क्यों ताइवान सेमीकंडक्टर को पैसा दे रहा है, यूरोप क्यों अपना पैसा दे रहा है सेमीकंडक्टर शिफ्ट करने का, भारत भी सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी बुक है। बाकी की काफ़ी सारी बुक्स है, पर ये एक बुक काफ़ी अच्छी है। और 8:15 हो चुके हैं, टाइम शायद थोड़ा ओवरशूट हो गया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। पर आई थिंक ब्रिलियंट ऑडियंस, आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आशा करता हूं कि अगले साल भी मुझे बुलाया जाएगा। पिछले साल बुलाया गया था, अगले साल भी बुलाया जाएगा, और इससे भी बड़ी तादाद में हम लोग देखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। एज यूजुअल आपको सुन के हमेशा अच्छा ही लगता है, और आपने जो डेटा प्रेजेंट किया वो देख के ये तो हमें ज़रूर लग रहा है कि इंडिया का भविष्य सच में उज्जवल है। आपकी बातें सुन के कुछ 4 पंक्तियाँ मुझे याद आई जो भारतवर्ष के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही लगती है कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो थामी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो थामना पूरा आसमान बाकी है। तो इंडिया का ग्रोथ, थैंक यू, इंडियन इकोनॉमी पे विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट PIFA past president and PIFA patron member Ajay Ladha sir to please join on the stage, and I also request PIFA member Pankaj Nagtirak to please come on the stage and felicitate Mr. Chintan Hariyaji. I request all of you to please be seated. We are just about to close the ceremony. Please allow senior citizens to use the lift. 2 लिफ्ट्स आहेत, त्याचा योग्य पद्धतीने वापर करा सगळे। Thank you so much. Friends, we have come to an end to this event, and to conclude, I would like to invite PIFA Director Tejaswini Parandekar to please give vote of thanks. Thank you, Dhaval. Good evening, all, and warm welcome to you. Myself, Mrs. Tejaswini Parandekar, a member of Investment and Financial Advisors Association, Pune. We thank Mr. Jatinder Pal Singh, Chief Marketing Officer, Mahindra Manulife Mutual Fund. We thank Mr. Peston Dastur, Group President Head Sales, UTI Mutual Fund. We thank Mr. Chintan Hariyaji, Head of Investment Strategy, ICICI Mutual Fund. We thank all investors who have attended this program in person, and all the investors who are watching this program live on YouTube. We also thank all the management authorities of Kalmadi High School,
Eran Mane for making the hall available for us for this program. We thank Pratham Media for sound and live telecast of this program. We thank Genesis for all the design work done by them for this program. We also thank Golden Memento Group for beautiful trophies and mementos. We also thank Endeavor Marketing for all their support for social media marketing and advertising. We also thank all our PIFA members for their continuous support to make this program successful. We thank Mr. Shamlal Maharaj for very delicious food as always. Hope you will enjoy the same. I also thank each and every one of you whose name is not taken by me and have supported us in any ways to make this program successful. I request all of you to join with us for dinner. Initial 10-15 minutes, you will experience some rush on the counters, but please bear with us for this. Thank you once again. Thank you.